पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी से रिलेटेड हैं। और अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हमारे बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्लाइड के माध्यम से आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कल हमने 20 क्वेश्चन तक हम इसको कवर कर लिया था, आज हम कवर करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ क्या रहा है हमारे कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा महान्यायवादी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता है, जो एक गैर सदस्य के रूप में, जो संसद का कोई वो सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका जो अथॉरिटी किसे प्राप्त है? उसको महान्यायवादी को से प्राप्त है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित, कितने माह की अगर अवधि तक अगर कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको क्या अवैध घोषित किया जा सकता है या फिर उसको अनुपस्थित किया जा सकता है। तो वो क्या होगा, उस पर सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। उसका सही जवाब हमारा होगा 2 माह। अगर 2 माह तक बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिफिकेशन के कोई एमपी अगर अपनी कार्यवाही में अनुपस्थित रहता है तो उसके उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि ये सीट अब खाली हो गई है। इसका एक्सप्लेनेशन में चलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 खंड 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय तक नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसका प्रावधान हमारा कहाँ किया गया है? 101(4) में और 190(4) में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। 23 हमारा कहता है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में अगर हम मेंबर के बारे में बात करें तो कितने होते हैं? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा है 280 सदस्य, जिसमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 275 सदस्य, तीसरा 250 सदस्य, और चौथा हमारा ऑप्शन क्या है इसमें? चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है 252 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका हमारा इसका सही जवाब होगा तीसरा, जिसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 12 सदस्य होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 के पास। 24 हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्य का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा कि राज्यसभा कभी समाप्त होती ही नहीं है। राज्यसभा क्या होता है, उसमें हर 3 साल पे जो वो होते हैं रिटायर होते हैं तथा दूसरे लोग मनोनीत किए जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो राज्यसभा होती है उसका समाप्त होने की कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए ये तीनों विषय गलत है, लास्ट हमारा ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं तो इससे अच्छे समझ में आएगा। आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात एक वह अस्थायी सदन है। इसके तहत 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, तथा इस प्रकार राज्य के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा होती है ये विघटित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किसका? ऑप्शन हमारे क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद तथा विधानसभा। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 89, 1 एवं 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में आते हैं। 26 हमारा क्या कहता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा कौन होता है? वो हमारा होता है उपराष्ट्रपति। ठीक, अभी उसके ऊपर जो हमने व्याख्या पढ़ी उसी के अनुसार था।
27 हमारा क्वेश्चन नंबर है, वो हमारा इस बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए सारे चारे कथन हम देख लेते हैं, चारों कथन क्या है। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ठीक है। दूसरा कथन है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तीसरा है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। चौथा विषय हमारा क्या है, राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा सेकंड वाला, धन विधेयक की शुरुआत जो है वो राज्यसभा में होती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। साथ ही 109 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापसी करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन विधेयक संबंधी मामलों में शक्तिहीन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा धन विधेयक के विषय में है। ये कहाँ पेश किया जाता है, तो इसका है हमारा सही जवाब ही केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। लेखानुदान बना है। लेखानुदान के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ठीक है। बजट पारित में अगर लंबित होता है मतलब लेट होता है तो उसके निधि जो फंड होता है उसके आवंटन हेतु लेखानुदान का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, देख लेते हैं। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही, ठीक है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोई रकम निकाली जा सकती है। किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सकता है और उससे सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो तो जैसे युद्ध के समय में सांसद के सफल राशि की स्वीकृति दे सकती है, इसे अनुदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमारा एक एपिडेमिक आया हमारा कोरोना वायरस, इसमें भी इस विधेयक का इस्तेमाल किया जा सकता था 116 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कहाँ करती है, लोकसभा के स्पीकर को करती है। इसका सही जवाब ये होगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको हम बोलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे तो क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग या अनियमितताओं के सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोकप्रिय लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967 से 68 से है। लोक लेखा समिति अध्यक्ष नियुक्त लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें देखना कौन सा सही नहीं है, तो पहले चारों ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब हमारा आज़ादी हुआ था उसके बाद सबसे पहले हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। हम सब जानते हैं कि हमारी सबसे हायर कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकती है। भाई ऐसा कोई नहीं, कोर्ट मार्शल को क्यों नहीं कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय को ये भी अधिकार प्राप्त है, कोर्ट मार्शल को भी की सुनवाई कर सकती है, तो इसलिए ये विषय गलत लगता है। चौथा विषय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकती है, जस्ट इसका अपोजिट, जो सही जवाब है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा, सी। अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो प्रमुख कौन होता है? तो होता है हमारा राज्यपाल। राज्य सरकार की बात हो रही है तो यहाँ पे राज्यपाल होगा, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33। एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात हो रही है, का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संशोधित करता है। किसी अपना त्याग पत्र देगा? भाई वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देगा, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को चलिए हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 217 एक क के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्था आधार पर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। भाई जज को हटाने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। उसके लिए संसद में एक विशेष प्रावधान, विशेष बहुमत पारित करना होता है। इसके अलावा वो अपना स्वेच्छा से त्यागपत्र भी हमारा हाई कोर्ट का जज दे सकता है, ठीक है। भारत में चलित न्यायालय जिसको हम मोबाइल कोर्ट कहते हैं का मानस पुत्र है, क्या है? सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने ही सबसे पहले मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की थी। चलिए हम इसके बारे एक्सप्लेनेशन के बारे में समझते हैं। 4 अगस्त 2007 को, ठीक है, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्ण ने किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों में न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसका मानस पुत्र किसे कहा जाता है? तो हमारा क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 352 के तहत हमारी इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। आइए पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं 35 के। एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने का निकट है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति कर सकते हैं। अध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, अनुच्छेद 365 में, ठीक है। 356 हमारा क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वहीं 360 हमारा क्या कहता है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो ये हमारे इमरजेंसी प्रावधान के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 से, ठीक है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करेंगे तो 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, जो कि 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ था। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था, ठीक है, 9वीं लोकसभा के चुनाव में, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कहता है कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की कर दी गई थी। वही सेम क्वेश्चन है, बस इसका स्वरूप चेंज कर दिया है। तो इसका 61वें संविधान संशोधन इसका जवाब है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ये हमारा 38 कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है। टोटल कितने सरकारी ऐसे भाषा हैं जिसको मान्यता प्राप्त है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं,
जिसमें से पहला दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था, 16, 17, 18, 20। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 18। सही जवाब हमारा क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा इसके एक्सप्लेनेशन में। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को 18 भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के द्वारा अब 22 हो गई है। ठीक है, अब 22 हो गई है इसकी संख्या। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कहता है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। तो हमारा क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, यही समिति ऐसी थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विकास योजना NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था की कौन सा सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में तो 4 ऑप्शन है, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े उद्देश्यों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा, बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। 41 हमारा क्या कहता है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो वो भी थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने ही इसकी सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर अगर हम अपने 42 की बात करें तो 42 हमारा क्या कहता है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस चीज़ की सिफारिश की थी, तो वो है भाई पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय हमारी अशोक मेहता। ठीक है, चलिए 43 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, क्या है, B प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, ये ब्लॉक स्तर पर हमारा होता है, पंचायत समिति होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ठीक है, क्या है वो, हमारा प्रशासनिक अधिकारी। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे लगभग 20 से ज़्यादा, हमने लगभग 23 या 24 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए, किसके, पॉलिटी के, और जो कि हमारे किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय अगर रिसेंटली में देखेंगे तो बिहार PCS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।